जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जब इस बात को आप सुन लेंगे, जान लेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप कम से कम इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और अगर आपके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में इस तरह की मिस्टेक होगी तो आप उस गलती को जरूर सुधारेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात होती है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमें एक डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के कई फायदे होते हैं। लेकिन लोग करते क्या है कि एक ही फंड हाउस से स्मॉल कैप भी ले लिया, मिड कैप भी ले लिया, लार्ज कैप भी ले लिया, फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, हाइब्रिड फंड ले लिया, इस तरह के बहुत सारे फंड एक ही फंड हाउस से ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपने अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया है, जैसे में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरह के जो फंड होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया है। तो आप इसे कह सकते हैं कि अलग अलग मार्केट कैप में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इस तरह की पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है। एक डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो हम उसी को कह सकते हैं जिसमें स्मॉल भी हो, मिड भी हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, थोड़ा सा डेट भी हो, थोड़ा सा हाइब्रिड फंड भी हो। इस तरह के अलग अलग एसेट क्लास में भी पैसा जाए और अलग अलग मार्केट कैप में भी पैसा जाए, तभी हम इस फंड को डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो कह सकते हैं। और एक बात और, जितने भी फंड हैं वो अलग अलग फंड हाउस से होने चाहिए। जैसे में अगर हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में 5 फंड है, 6 फंड है, तो वो पांचों फंड, 6 फंड जो है वो अलग अलग फंड हाउस से होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, इसी पर मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में इस तरह की कमी है तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस कमी को जरूर सुधारेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी हो तो आपको एक फंड हाउस से सारे फंड नहीं लेने चाहिए। अगर आपके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में 5 फंड है, 6 फंड है, तो कोशिश कीजिए कि वो पांचों फंड या फिर 6 फंड अलग अलग फंड हाउस से लें। और ऐसा क्यों करना चाहिए, चलिए मैं अभी इस वीडियो के अंदर में आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं और वो म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को निवेश करने के लिए स्टॉक्स ढूंढती है, तो स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करती है। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक्स का सिलेक्शन करती है, उस सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होता है और किस स्ट्रेटजी के तहत वो हमारा पैसा निवेश करते हैं स्टॉक्स में। तो सबसे पहले ये जानिए कि स्टॉक मार्केट में जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है, जिन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं, फिर उसके बाद जो 150 कंपनी आती है उन्हें हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं, फिर उसके बाद जो 250 कंपनी आती है उसे हम स्मॉल कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो 500 कंपनियां हैं ना, उसमें ही हमारा मैक्सिमम पैसा लगता है। अगर मैं किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मैक्सिमम जो पैसा है वो इन्हीं 500 कंपनियों के अंदर में लगता है। तो ये वो 500 कंपनी है जिसमें हमारा मैक्सिमम पैसा लगता है। अब म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सपोज कीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस को लार्ज कैप स्टॉक्स चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे 100 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो इसमें से 40 लार्ज कैप स्टॉक्स चुन लिया। मिड कैप स्टॉक्स 150 है तो मोटा मोटी मानकर चलते हैं कि यहाँ पे 80 स्टॉक्स चुन लिया। स्मॉल कैप स्टॉक्स यहाँ पे 250 है तो यहाँ पे भी 80 स्टॉक्स चुन लिया। यानी कि 40 जो स्टॉक्स है इनका नाम चिन्हित कर लिया, 80 मिड कैप स्टॉक्स का नाम चिन्हित कर लिया और 80 स्मॉल कैप स्टॉक्स का नाम चिन्हित कर लिया। अब इनके पास 200 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। यानी कि इनके रिसर्च की टीम ने या फिर फंड मैनेजर को लगा कि ये जो है 200 स्टॉक्स हमारे काम के हैं। तो कुछ इस तरह के इन्होंने जो स्टॉक्स है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्वांट एएमसी का एग्जांपल लूंगा। देखिए, क्वांट एएमसी के सारे फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए रखा है। मेरा ऐसा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्वांट के अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव बोलूं। क्वांट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं क्वांट का बुराई यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर क्वांट एएमसी का देखा जाए तो अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, मिड कैप फंड की बात करूं तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस, और अगर मल्टी कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस। यानी कि जितने लगभग क्वांट के फंड हैं वो सारे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि इनके अंदर में जो स्टॉक्स है ना,
वो कैटेगरी वाइज, मार्केट कैप वाइज वो सारे सिमिलर ही हैं। जैसे मैं अभी हमने यहाँ पे बात की कि लार्ज कैप के लिए इन्होंने 40 जो नाम है लार्ज कैप स्टॉक्स के उसको चिन्हित कर लिया। तो जैसे जब ये लार्ज कैप फंड बनाएंगे तो इसमें ये 40 स्टॉक्स रखेंगे, एग्जाम्पल के लिए 40 स्टॉक्स रखेंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा मिड कैप स्टॉक्स रखना हुआ तो क्योंकि इन्होंने 80 स्टॉक्स पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है तो यहाँ से कुछ मिड कैप स्टॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लार्ज कैप फंड है इनका तैयार हो गया। अब इसी तरह से अगर ये मिड कैप फंड बनाएंगे, एक मिड कैप फंड जैसे मैनेज भी कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए मिड कैप फंड यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने 80 स्टॉक्स पहले से चुनकर रखा हुआ है, तो इसी 80 स्टॉक्स को यहाँ पे ये ले लेंगे। और अगर इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स रखना हुआ तो यही सेम स्टॉक्स जो लार्ज कैप में था वही यहाँ पे भी जाएगा। स्टॉक्स में अंतर नहीं होगा भाई, जो नाम इन्होंने चिन्हित किया है वही लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप में भी जाएगा। इसी तरह से जब ये स्मॉल कैप फंड बनाएंगे या फिर स्मॉल कैप फंड को मैनेज करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 80 स्मॉल कैप स्टॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखा है, नाम चिन्हित करके रखा है, तो ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसको यहाँ पे ले लेंगे। और अगर इनको कभी भी अपने फोलियो को मैनेज करने के लिए मिड कैप की जरूरत पड़ी या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे पहले से चिन्हित है यही स्टॉक्स यहाँ पे जाएंगे या फिर यही मिड कैप स्टॉक्स यहाँ पे जाएंगे। अगर इन लार्ज कैप स्टॉक्स को भी अगर स्मॉल कैप की जरूरत पड़ती है तो यहीं से जाएगा, अगर इस मिड कैप में भी स्मॉल कैप की जरूरत पड़ती है तो यहीं से जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक एएमसी करती क्या है कि स्टॉक मार्केट में अपने लिए स्टॉक्स ढूंढ लेती है, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, इस तरह के स्टॉक्स ढूंढ लेती है और फंड उनके पास कोई भी हो सारे वही स्टॉक्स उन फंड में हमें देखने को मिलते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप जा करके चेक भी कीजिएगा कि किसी म्यूचुअल फंड एएमसी के पास अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम है तो उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, और कोई मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का स्कीम है तो उसमें कौन सा स्टॉक्स है, और अगर उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर दिया गया है तो क्या वो लार्ज कैप स्टॉक सेम है क्या। 99% चांस है कि आपको सिमिलर स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो एक एएमसी जो है ना जब स्टॉक्स ढूंढ लेती है कि भाई मेरे पास 40 लार्ज कैप आ गया, 80 मिड कैप आ गया, 80 स्मॉल कैप आ गया, तो फिर उसके बाद वो इन्हीं स्टॉक्स में से खेलती है। जितना भी फंड बनाना है उनको इन्हीं स्टॉक्स में से बनेगा। इन्हीं स्टॉक्स को लेकर के लार्ज कैप बनाएंगे, इन्हीं स्टॉक्स को लेकर के मिड कैप बनाएंगे, इन्हीं स्टॉक्स को लेकर के वो स्मॉल कैप फंड बनाएंगे। यहाँ तक कि जब ये स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो इनमें अलग अलग सेक्टर के भी स्टॉक्स हैं, तो जब वो सेक्टोरल फंड बनाएंगे तो इन्हीं स्टॉक से भी वो सेक्टोरल फंड बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड एएमसी। अब इससे फायदा तो ये है कि जब इनकी स्ट्रेटजी चलेगी तो एक तरफा इनका फंड बुल रन दिखाएगा, सारे ही फंड अच्छे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि स्टॉक्स तो सिमिलर है। अगर सिमिलर स्टॉक सारे म्यूचुअल फंड की स्कीमों में जा रहे हैं तो अगर इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है तो सारे म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें है वो अच्छा करेगी, और ऐसा हमें कुछ देखने को मिल भी रहा है। तो अगर अच्छा यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन हो जाता है, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसकी स्ट्रेटजी चलती है, तो आपको जो सारे फंड है उनमें एक तरफा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में इसकी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो स्टॉक्स नहीं चले, जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने 200 स्टॉक्स तो चुन लिया लेकिन ये 200 स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक फंड पर सिर्फ इंपैक्ट आएगा, वो इंपैक्ट सारे ही फंड पर आएंगे क्योंकि यही 200 स्टॉक से मिल करके सारा फंड बना हुआ है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का अभी आपको इसी तरह का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एक समय था जब एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, यहाँ तक कि लार्ज कैप फंड और फोकस फंड भी आग उगलते थे, इतना रिटर्न देते थे कि यकीन नहीं होता था। सारे ही उनके फंड एक तरफा रिटर्न दे रहे थे, लेकिन जब उनका अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुआ तो क्या हुआ, उनके सारे ही जो फंड है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फोकस फंड से लगातार एयूएम उनका कम होते जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि स्ट्रेटजी उनकी एक ही रहती है, स्टॉक्स ढूंढ लिया और उन्हीं स्टॉक्स को सारे म्यूचुअल फंड में ऐड कर देंगे। अगर वो चला तो सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम चलेंगे, अगर वो नहीं चला तो सारे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं चलेगी। इसी तरह की कुछ सिचुएशन हमें कुछ समय पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल रहा था। अभी तो बहुत हद तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधर गई है, और कुछ हमें एसबीआई के म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल रहा है। लोग जब एसबीआई का म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हैं तो दिखाते क्या है कि लाइफ टाइम सीएजीआर देख लो भैया, 15 साल 20 साल पहले कितना रिटर्न दिया था, अरे अभी कितना रिटर्न दे रहा है वो दिखाओ ना।
साल भर, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देखो, उससे कंपेयर करके देखो, आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस कैसा है। तो लगभग एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक-ठाक है, लेकिन जितना रहना चाहिए था उतना नहीं है। अब देखिए इस वीडियो के अंदर में जैसे मैंने नाम लिया है एक्सिस का, जैसे मैंने नाम लिया एचडीएफसी का, जैसे नाम लिया एसबीआई का, तो ये सारे रेपुटेटेड फंड हाउस है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इनका परफॉर्मेंस खराब है तो आगे चल करके भी खराब रहेगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी की वजह से जो इम्पैक्ट आ सकता है वो चीजें मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए कभी भी हमें अगर एक फंड हाउस का एक से ज्यादा फंड अच्छा लग रहा है तब भी हमें इग्नोर करना चाहिए। हमें एक ही फंड, एक म्यूचुअल फंड एएमसी से लेना चाहिए, ताकि अगर कभी भी उसकी स्ट्रेटजी नहीं चली तो हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो एक ही फंड है उस एएमसी का, तो इम्पैक्ट एक ही फंड पर आएगा और मैक्सिमम जो फंड है वो अपने गति से चलते रहेंगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे, तो ऐसे में एवरेज आउट हो जाएगा हमारा रिटर्न। लेकिन अगर आप सोचिए कि हमने किसी एक ही एएमसी में सारा फंड ले लिया है और वो अंडर परफॉर्मेंस करने लगे, तो फिर क्या होगा बताइए? आपको एक तरफा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। जब स्टॉक मार्केट बुल रन में होगा तब भी आपको अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जब हमें म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी हो तो ऐसे में हमें कई बातों को ध्यान में रख करके एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी चाहिए। और आज की वीडियो में जो हमने चर्चा किया वो सिर्फ एक पॉइंट था। म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को डिजाइन करने में जो ध्यान रखने वाली बात है उसमें से आज हमने एक पॉइंट पे बात की है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है जिनको ध्यान में रख करके हमें अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी चाहिए। देखिए इस वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक फंड हाउस के बहुत सारे फंड ले रखे हैं। तो अगर आप एक फंड रखेंगे तो अच्छी बात है, दो भी रखेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन दो से ज्यादा मत रखिएगा। एक फंड बहुत बेस्ट है, दो फंड चलेगा, दो से ज्यादा हमें नहीं रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि वो भी जानकार हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।